Hello everyone, we are reading the chapter number 2 of economics for class 9th people as resource. तो अभी तक हमने कवर किया है इस चैप्टर में कि कौन कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी को। और उसमें हमने एजुकेशन और हेल्थ के बारे में रीड किया है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं एजुकेशन और हेल्थ में, और किस तरह से एजुकेशन और हेल्थ जो हैं दो ऐसे असेस बन सकते हैं जो कि पॉपुलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और अनएम्प्लॉयमेंट में हमने रीड किया था कि रूरल एरियाज़ में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। हमने दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट रीड की थी, एक थी सीजनल और एक थी डिस्गाइज्ड। ये दोनों तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कहाँ पाई जाती हैं? रूरल एरियाज़ में। तो रूरल एरियाज़ में सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, मैंने आपको बताया था कि साल में कुछ महीने काम मिलना और बाकी महीने फ्री रहना या कोई भी काम ना मिलना, उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जबकि डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? छिपी हुई बेरोज़गारी। दैट मीन्स कि अगर किसी पर्सन को कहीं किसी जगह पर ज़्यादा पर्सन लगे हों एक ही काम को करने में, जबकि वहाँ पर उतने पर्सनस की ज़रूरत ना हो, तो वहाँ पर क्या होगी? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में पाई जाती हैं जहाँ पर ज़मीन कम होती है पर उस पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिटीज़ में यानी जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। वहाँ पर अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने रीड किया था कि बहुत सारे पर्सनस ऐसे हैं जिनके पास डिग्रीज़ हैं, स्किल्स हैं, बट क्या है कि उनको कोई भी काम उनके लायक नहीं मिल रहा, उनकी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं। तो आगे हम फर्दर रीडिंग करेंगे। Moreover, the employment structure is characterized by the self-employment in the primary sector. The whole family contribute in the field even through not everybody is really needed. तो प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि होल फैमिली जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है फील्ड में, यानी पूरी फैमिली लगी हुई है एक ही फील्ड में। बट इवन दो नॉट एवरीबडी इज़ रियली नीडेड, वहाँ पर जितने लोग लगे हुए हैं वो नीडेड नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। अगर उनसे कम भी लगें, यानी अगर 8 लोग लगे हुए हैं, अगर हम 8 की बजाय 5 लोगों से वो काम चलाएं तो भी चल जाएगा। प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अर्निंग्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पर जो 3 लोग हैं यानी वो सरप्लस हैं, यानी वो 3 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे वो। So there is disguised unemployment in the agriculture sector, but the entire family shares what has been produced. लेकिन जो प्रोड्यूस होता है वो भी एंटायर फैमिली उसको शेयर कर रही है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड and the produce reduce the hardships of unemployment in the rural sector, but this does not reduce the poverty of the family. तो इससे होता क्या है? इससे प्रोड्यूस पे कोई असर नहीं हो रहा और फैमिली की इनकम पे भी कोई असर नहीं हो रहा, तो इससे गरीबी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उस फैमिली की। वो जैसी की तैसी उसकी इकोनॉमिक हालत जैसी है वो वैसी ही रहेगी। This does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of job. तो ये जो surplus labor है हर गांव में से ये माइग्रेट हो जाती है कुछ समय बाद इन सर्च ऑफ जॉब। कहाँ माइग्रेट हो जाती है? शहरों की तरफ। लेट अस डिस्कस अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स कौन कौन से थे? प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये हमने पढ़ा था पहले भी। और ये तीनों सेक्टर्स में किस तरह से जो लेबर क्लास है वो किस तरह से शिफ्ट हो जाती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर, तो कौन सा है वो? एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर। तो ये एग्रीकल्चर जो है सबसे ज़्यादा लेबर ऑब्जर्विंग, सबसे ज़्यादा लेबर जो लगी हुई है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगी हुई है। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन in the dependence of population on agriculture, partially because the disguised unemployment discussed earlier. लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ कमी तो आई है, डेफिनेटली कुछ कमी आई है कि जो जितने लेबर्स थे उतने पे अब नहीं हैं, बट फिर भी काफ़ी इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है।
सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैव मूव्ड। तो अब ये जो सरप्लस लेबर थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में से कम हुई है या प्राइमरी सेक्टर से कम हुई है जो मैं कह रही हूँ, तो ये गई कहाँ? तो ऑब्वियसली ये दूसरे सेक्टर्स में जॉब करने लगी है। कैसे? द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर। कौन कौन से हैं दूसरे सेक्टर? द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो 3 सेक्टर मैंने पढ़ाए थे। एक सेक्टर का हमने पढ़ लिया है कि एग्रीकल्चर में से लेबर जो है कम हुई है और वो कहाँ जा रही है? टर्शरी सेक्टर की तरफ या हमारा सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। तो आगे है इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग। तो अगर सेकेंडरी सेक्टर की हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा लेबर ऑब्जर्विंग जो सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर में, जो एरिया है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। छोटी छोटी जो फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, उसमें बहुत सारी लेबर की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए लेबर यहाँ पर माइग्रेट हो रही है प्राइमरी सेक्टर से। In case of tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology and information technology and so on. तो अगर हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं? बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी कैन से। तो ये आपने याद रखना है कि कौन कौन सी हैं वो जो नई सर्विसेज अब इम्प्रूव हो रही हैं या अपीयर हो रही हैं। वो है बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस ऑब्वियसली नए स्किल्ड पर्सनस आ रहे हैं, नए एजुकेटेड लोग आ रहे हैं जो कि इन सर्विसेज को दे रहे हैं और इनमें जॉब कर रहे हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ अ विलेज, जिसमें एक विलेज की फैमिलीज़ के बारे में हम रीड करेंगे और किस तरह से एक विलेज में जॉब्स क्रिएट होती हैं, ये हम रीड करेंगे स्टोरी में। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है। Story of a village. There was a village inhabited by several families. Each family produced enough to feed its member. Each family met its need by the members making their own clothes, teaching their own children. तो अभी तक हो क्या रहा था कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने अपनी फैमिली का खुद जो है उनकी नीड्स को पूरा कर रहे थे। met its need by making their own clothes and teaching their own children. तो अपने बच्चों का वो खुद जो है भरण पोषण कर रहे हैं। और उसके बाद वन ऑफ द फैमिलीज डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज। अब एक फैमिली ने क्या सोचा कि अपने एक बच्चे को कहाँ भेजते हैं? एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो वो जो लड़का था जिसको भेजा गया था उसने पास के ही एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एंड आफ्टर सम टाइम्स he became qualified in agro engineering and came back to the village. उसके बाद वो कुछ टाइम बाद आया और वो क्या बन चुका था? वो उसने क्या कोर्स किया था? एग्रो इंजीनियरिंग का कोर्स किया था और यानी वो एग्रो इंजीनियर बन गया था। he proved to be a creative that he could design and improved the type of law which increased the yield of wheat. तो उसने क्या दावा किया कि उसने कुछ इस टाइप का लॉ बनाया है जिससे कि वो वीट की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकता है। दस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वॉज क्रिएटेड। तो एक नई जॉब यानी उसने ले ली। वो क्या थी? एग्रो इंजीनियर की। कैसे हुई? क्योंकि उसने कोर्स किया था, उसने स्किल अपने अंदर डेवलप की थी, पढ़ाई की थी उसकी। तो गांव में अब एक एग्रो इंजीनियर भी हो गया था। The family in the village sold the surplus in the neighboring village. तो अब क्या हुआ? जब वीट प्रोडक्शन बढ़ी उस फैमिली की तो उसने अपना सरप्लस कहाँ बेचना शुरू कर दिया? नेबरिंग विलेज में। दे अर्नड गुड प्रॉफिट विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्फ। अब वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे और ऑब्वियसली उनकी फैमिली की कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई। They shared among themselves, inspired by the success of all the family members, sometimes held meeting in village. तो वो जो है अब जो दूसरे लोग थे वो भी उनसे इंस्पायर हुए काफ़ी और उन्होंने गांव में मीटिंग्स हेल्ड की समय समय पर, ताकि वो लोगों को सजेशंस दे सके कि किस तरह से उन्होंने हेल्प अपनी फैमिली की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया है। They all wanted to have better future for the children also. सभी लोग जो है अपने बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर चाहते थे। एंड
They requested the panchayat to open a school in the village. They assured the panchayat that they would all send their children to school. The panchayat, with the help of government, opened a school. A teacher was recruited from a nearby town. तो क्या हुआ, जब सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि हमारे गांव में क्या होना चाहिए, एक स्कूल, और वो जो स्कूल है खोला गया पंचायत के द्वारा गवर्नमेंट की हेल्प से. उसके बाद उस स्कूल में किसकी रिक्वायरमेंट हुई, टीचर की, और टीचर भी आ गया आसपास के गाँव से. All the children of this village started going to school. After some time, one of the family gave training to his daughter in tailoring. उसके बाद जो है, जैसे उसने एग्रो इंजीनियर की ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद एक और गांव में कोई गर्ल थी, उसको ट्रेनिंग मिली टेलरिंग की, और उसने क्या सिलना शुरू कर दिया, कपड़े. तो ही स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ्स फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेजेस फॉर एवरीवन. यानी एक और जॉब क्रिएट हुई, वो थी टेलर की. Now wanted to buy and wear well tailored clothes. तो गाँव में जितने लोग थे वो अच्छे सिले हुए कपड़े उससे लेते थे. Thus another new job, that of a tailor, was created. This had another positive effect. The time of farmers in going far for buying clothes was saved. तो अब उन्हें कपड़े सिलवाने के लिए बाहर जो जाना पड़ता था वो भी टाइम उनका सेव होने लगा. This had another positive effect. ये हो गया. As the farmer spent more time in the field, the yield of the farmer went up. This was the beginning of prosperity. तो ऐसे धीरे धीरे करके जब नई जॉब इम्प्रूव हुई, नई जॉब क्रिएट हुई गाँव में, तो उनकी हालत जो है सुधरती गई. The farmers had more than what they could consume. Now they could sell what they produced to others who came to their village market. Over time, this village, which formerly had no job opportunities in the beginning, had many, like teacher, tailor, agro engineer and many more. तो कितनी सारी जॉब्स होगी गांव में सिर्फ एक एजुकेशन से. यानी कोई स्किल डेवलप की किसी ने एजुकेशन ली, तो टीचर भी हो गया, टेलर भी हो गया, तो हमारे पास एग्रो इंजीनियर भी हो गया गांव में. तो बड़ी सारी जॉब्स जो हैं वो एजुकेशन और स्किल के मदद से क्रिएट हुई. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activity. तो ये तो सिंपल सी स्टोरी थी जिसमें हमने एजुकेशन की हेल्प से और स्किल ट्रेनिंग की हेल्प से हमने बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर ली. तो इसी तरह से किसी देश में भी अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, अगर हम ट्रेनिंग दें लोगों को, एजुकेशन दें उनको बेटर, तो हम अपनी इकॉनमी को बहुत आगे ले जा सकते हैं. तो ये चैप्टर यहीं तक था. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा वट एवर आई हैव सेड. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.